हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्यूशन क्लासेस। एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आपके बीच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 42nd वीडियो लेकर। देखिए, हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका केस 1 दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल मैंने डिस्कस किया था, जिसमें हमने सिग्मा और पी ऑर्बिटल का कॉन्जुगेशन देखा था। आज हम लोग सिग्मा और पाई एंटी बॉन्डिंग, स्टार मीन्स एंटी बॉन्डिंग का कॉन्जुगेशन देखेंगे। अब आप लोग पूछेंगे ये एंटी बॉन्डिंग क्या होता है। तो देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आप लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। जैसे मान लीजिए ये किसी एटम का 2s या 1s ले लेते हैं, 1s, और ये भी उसका क्या 1s है, ठीक है। अब जब ये ओवरलैप करते हैं तो दो तरह की बॉन्डिंग होती है, ठीक है। जब मैक्सिमम एक्सटेंट, ठीक है, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और मिनिमम, मिनिमम क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो रिपल्सिव बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे यहाँ पर? रिपल्सिव, क्योंकि वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ठीक है ना। तो एक बनेगा आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं। मतलब कोई भी हो सकता है, सिग्मा भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एस एस की ओवरलैपिंग हो रही है तो यहाँ सिग्मा बनेगा। और जब एंटी बॉन्डिंग होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा स्टार, यानी एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, आपस में दो तरह की बॉन्डिंग बनाएंगे। कौन कौन सी? एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। अब जैसे मान लीजिए इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये दोनों क्या कर जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग में चले जाएंगे, क्योंकि बॉन्डिंग की जो एनर्जी होती है वो कम होती है। अब अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या हो गया, फिल हो गया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसे अगर हम यहाँ पे एक और कर दें तो ये भी कहाँ जाएगा, ठीक है। तो दो तरह की बॉन्डिंग, दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग। तो वही यहां पर भी, ठीक है ना। देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन ने इसके साथ डबल बॉन्ड, इसके साथ सिंगल बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन के पास क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इसके सारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, फिल है। सिर्फ और सिर्फ इसका पाई वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा, वैकेंट होगा। जैसे मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होता, सपोज दैट ये खाली होता, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाता, या दो थे तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, ये वाला खाली था। तो ये वाला खाली था, तो यानी जब अब इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में। वैसे ही यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, पाई वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा, वैकेंट होगा। तभी ये सिग्मा, ये जो हाइड्रोजन है अल्फा एच, ठीक है ना, ये देखिए हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब इस फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच कार्बन हो गया अल्फा कार्बन। क्या हो गया ये, अल्फा कार्बन। तो ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन वाला सिग्मा बॉन्ड से जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आएंगे, इस वाले कार्बन के पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा निगेटिव चार्ज और यहाँ से H प्लस निकल गया, ठीक। अब देखिए इसके पास एक्सेस हो गई इलेक्ट्रॉन की और इसके पास वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो ये अपना एक तरह से लोन पेयर बोल सकते हैं इसको हम, या निगेटिव चार्ज बोल सकते हैं। और ये कॉन्जुगेशन है डबल बॉन्ड के साथ में, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ उतरेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ उतरेंगे, और पाई इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर चढ़ जाएंगे। तो जो आपको दूसरा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 पे नेगेटिव चार्ज। ऐसे इसमें तीन अल्फा एच हैं, एक का हमने देखा, ऐसे ही दो और हैं, तो दो आपके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर और बनेंगे। यानी कुल मिलाकर इसमें क्या है, तीन अल्फा एच हैं, तो इसके तीन हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। आई बात समझ में। और एल्कीन में
जिस एल्कीन के पास जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे वो एल्कीन उतना ही स्टेबल होगा। ओके, जैसे मैं एग्जांपल यहाँ मैंने कुछ लिखे हैं, जैसे अगर मैं बात करूं एन ब्यूटीन 1 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज ब्यूटीन 1, और CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, दिस इज ब्यूटीन 2। अब इनमें अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो देखिए ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, क्या हो गया ये, और इस फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच कार्बन हो गया अल्फा कार्बन, तो इसका मतलब इसमें 2 अल्फा एच कितने हैं, और इसमें ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, एक ये अल्फा कार्बन और एक ये अल्फा कार्बन, तो 3 और 3 6, यानी इसमें हो गया 6 अल्फा एच। तो अगर हम कहें ब्यूटीन 1 और ब्यूटीन 2 में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप बताएंगे ब्यूटीन 2। और इसी वजह से आगे हम लोग एक रूल भी पढ़ेंगे, सेटजेफ रूल, ठीक है ना, वो इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है। वहां पर दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, ब्यूटीन 1 और ब्यूटीन 2, लेकिन ब्यूटीन 2 हमारा क्या होता है, स्टेबल होता है, यानी मेजर कंपाउंड होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास ज्यादा अल्फा एच। ऐसे अगर मैं इसमें बात करूं इन दोनों में, इन दोनों एल्कीन में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप क्या बताएंगे, तो सबसे पहले अल्फा एच, ये हमारा फंक्शन ग्रुप हो गया यहाँ पर, तो एक ये अल्फा कार्बन हो गया, एक ये अल्फा कार्बन हो गया, एक ये भी फंक्शनल ग्रुप है, यानी ये भी अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ होंगे, 3 यहाँ होंगे, 3 3 6, 2 यहाँ होंगे 8 और 2 यहाँ होंगे 10, यानी इस वाले में आप चाहे स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं 10 अल्फा एच होंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो कितने होंगे, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3, एक ये अल्फा कार्बन हो गया क्यों भाई, और इसमें एक ये अल्फा कार्बन, इसमें ये होगा, ये वाला अल्फा कार्बन नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड से ये वाला कार्बन क्या है, फंक्शनल ग्रुप से ये अटैच है, और एक ये हो गया, तो यहाँ पर 3 अल्फा एच, यहाँ पर 1 अल्फा एच, और यहाँ पर 2, तो 3 और 1 4, और 4 2 6, यानी यहाँ पर 6 अल्फा एच होंगे, चाहे आप स्ट्रक्चर बनाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसे ही अगर बात मैं करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कितने हैं, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप, तो एक ये अल्फा हो गया, एक ये अल्फा हो गया, और एक आपका ये अल्फा हो गया। ऐसे इसमें अगर बात करूं तो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये अल्फा है। यहाँ पर देखो तो 3 अल्फा एच, 2 अल्फा एच, 2 अल्फा, 3 2 5 2 7, यानी यहाँ पर 7 अल्फा एच हैं, जबकि यहाँ पर एक ही अल्फा एच है, क्या है, तो 7 और 1 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कि अगर बात की जाए आइसोब्यूटीन, ट्रांसब्यूटीन और सिसब्यूटीन, दिस इज आइसोब्यूटीन, ठीक है, दिस इज ट्रांसब्यूटीन 2, ट्रांसब्यूटीन 2, और दिस इज सिस ब्यूटीन 2, ठीक है। इनमें अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें, क्यों, क्योंकि अगर आप देखें तो यहां पर भी 6 अल्फा एच दिख रहा है आपको, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, एक ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा, तो 3 3 6 अल्फा एच, इसमें भी बेटा 3 3 6 अल्फा एच है, और इसमें भी 6 अल्फा एच है। तो अब हमें बताना है कि इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना हमेशा केस में कि जब भी कभी ये आ जाए तो आइसोब्यूटीन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, आइसो की क्या होती है सबसे ज्यादा, उसके बाद ट्रांस की, और उसके बाद सिस की। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, अभी तो आपने बताया कि जिसके पास अल्फा एच ज्यादा होंगे वो यहाँ तो है, हाँ, तो यहाँ पर देखिए अल्फा एच सेम है, तो सेम में इसका मतलब कोई और भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखिए, ये है प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, ये भी आपका प्लस आई लगाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, डोनेट करेगा, तो इसका मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, जाएगा, तो यहां पर
CH3 CH3 C CH2, यानी ये आई बात सुनिए। अगर हम अल्फा एच कर दें, यहाँ पर एक अल्फा कार्बन निकाल दें, अल्फा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो हमको ये बनता हुआ दिखेगा। अगर इसमें हम हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो हमको ये बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। और यहां पर भी इसी टाइप का दिखेगा। ठीक, ये हो गया, ये दिखा। अब यह देखिए, ये 1 डिग्री कार्बन आयन है, ठीक है। ये आपका 2 डिग्री कार्बन आयन है और ये भी आपका 2 डिग्री कार्बन आयन है। तो अगर आपको कार्बन आयन की स्टेबिलिटी याद हो तो क्या होती थी, तो होती थी यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन आयन जो होता था वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता था, ठीक है। CH3 वाला सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, यानी ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक, कार्बन आयन की बेसिस पे। अब इन दोनों की अगर बात की जाए तो यहां पर स्टीयरिक इफेक्ट लग जाता है। क्या लग जाता है, यानी ये मेथाइल एक ही साइड है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। क्या करेंगे, ये एक दूसरे को जब भी कभी बल्कि ग्रुप, ठीक है, जब भी कभी क्या बल्कि ग्रुप एक ही साइड पर आ जाते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। क्या करते हैं, रिपल। यहां पर बल्कि ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड, तो यहां पर रिपल्सन क्या होगा, बहुत कम होगा। इसको बोलते हैं स्टीयरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, स्टीयरिक। तो यहां पर रिपल्सन सबसे ज्यादा है, यहाँ रिपल्सन कम है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना, सिस और ट्रांस आइसोमर में ट्रांस वाला जो आइसोमर होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सिस और ट्रांस, ठीक है ना। यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन आयन बन रहा है तो इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आइसोब्यूटेन, ट्रांसब्यूटेन और सिस ब्यूटेन में इस टाइप से होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे अगर मान लीजिए ये मैंने दूसरा केस देखा, तो तीसरा केस अगर हम कहें कि हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बन आयन, कार्बोकैटायन का देख लिया, एल्कीन का देख लिया, कार्बन आयन का देखना है। कार्बन आयन का क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बन आयन में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, एंटी बॉन्डिंग वाला सिस्टम वहां पर भी लग जाता है, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर देंगे और उसके बाद हम दूसरा टॉपिक उठा लेंगे। तो इसको मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।